वेलकम बैक टू विजन कॉमर्स। और आज बच्चों को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडी टर्म 2। और टर्म 2 में आपका जो पहला टॉपिक है दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है, ये भी आपका एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं। ठीक है, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग है क्या, व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज चूजिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। यहां पे हम क्या करते हैं, चूज करते हैं सही आदमी को, या चूजिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग की डेफिनेशन के लिए हम बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। क्या है स्टाफिंग? इट कंसिस्ट ऑफ, डेफिनेशन यहां हम दे देते हैं स्टाफिंग की। डेफिनेशन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ मैन पावर planning, it consists of manpower planning, then recruitment, selection and training, recruitment, selection and training, recruitment, selection and training, compensation, after compensation, promotion and maintenance, promotion and maintenance of whom? Maintenance of managerial personnel. Managerial personnel. So this is what? This is staffing. Here we choose right person for the right job. The most important thing which you have to keep in mind is that is recruitment, which is very important. It is selection and training. These are the key elements of staffing. So now we are going to discuss what are the importance of staffing. अब हम बात करेंगे कि भाई ठीक है, ये तो staffing है भाई, सही आदमी को सही जगह पे हम लगा रहे हैं या उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट चीजें थी आपकी। हम यहाँ पे बात कर रहे थे किस चीज की, प्लानिंग की बात करते हैं, मैन पावर प्लानिंग। भाई ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग हम उसका कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपनसेशन, हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई इसको मोटिवेट करना, तो हम कंपनसेशन पे भी हमें ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ प्रमोशन और मेंटेनेंस की भी हम बात करते हैं। ये डिफरेंट क्या थी, ये डिफरेंट चीजें जो हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सब आपकी स्टाफिंग का कहीं ना कहीं ये हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। क्या फायदा है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है स्टाफ। अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। सही जगह पे सही लोग को आपने लगा दिया है, पुट किया हुआ है। ठीक है, एक डिजाइनिंग का बंदा है, आप उससे अगर डिजाइनिंग कराते हो तो वो अपना बेस्ट देगा। अब डिजाइनिंग वाले बंदे से आप कुछ और काम कराने लगे, प्रमोशन कराने लगे, कुछ और कराने लगे जिसकी उसको नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली है कि वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। कहां पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले ही बता रखा था कि भाई क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जब हमने बात की थी तो प्लानिंग की बात की थी हमने, पहला फंक्शन जो था आपका। नेक्स्ट हमने जब बात की थी तो
ऑर्गेनाइजिंग की बात की थी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने स्टाफिंग की बात की थी, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बात की थी। ऑलरेडी जो दो पॉइंट्स थे, ठीक है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग में आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग में उसको एक्शन में ले रहे थे। तो ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी टर्म 1 में हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टर्म 2। तो टर्म 2 में जो पहला टॉपिक हमको कवर करना था मैनेजमेंट फंक्शन में, दैट इज स्टाफिंग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की। तो पहला इंपॉर्टेंस है, स्टाफिंग क्या करता है, फिल द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, क्या करेगा, फिलिंग द रोल। पहला इंपॉर्टेंस इसका है फिलिंग द रोल बाय, किसके थ्रू, filling the role by obtaining competent, filling the role by obtaining competent person। भाई जो आप क्या कर रहे हो, रोल को फिल कर रहे हो या लोग ऑब्टेन कर रहे हो, किसको, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को, एक सही आदमी को आप क्या कर रहे हो कि उससे जो वैकेंट पोजीशन उसको आप फिल कर रहे हो। नेक्स्ट था प्लेस करना राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह पे लगाना, प्लेसिंग, ये दूसरा इंपॉर्टेंस है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट, सही जगह पे सही लोगों को क्या करना, पुट करना, रखना, उसे सही काम लेना। ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई किसी अदर डिपार्टमेंट का बंदा है, उसको हमने किसी और डिपार्टमेंट में पुट कर दिया, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको वो चीज आती ही नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं रिक्रूट कर लिया, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बर्डन होगा और वो अपना 100% अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा, जिससे इफेक्ट कहां पड़ेगा, जिससे इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल या आपके ऑब्जेक्टिव पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो। तीसरा जो इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के मतलब ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। तो थर्ड जो था वो क्या था, ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की, भाई ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो वहां के एम्प्लॉयज पे ही डिपेंड करता है। अगर एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है, एम्प्लॉय आपका लेबोरियस है, तो डेफिनेटली है कि भाई क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ग्रोथ करेगा ही करेगा। अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग वर्क किसके लिए कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यहां पे हम क्या करते हैं स्टाफिंग के हेल्प से लोगों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, भाई किसको कहां पे लगाना है। भाई ठीक है, हमने टास्क डिवाइड कर दिया कि ठीक है 4 to 5 पर्संस हैं, ठीक है, हमने टास्क दे दिया वहां पे कि भाई ए को ये वर्क परफॉर्म करना है, बी को सेकंड वाला टास्क करना है, सी को, तो टास्क अगर हमने डिवाइड कर दिया, वर्क उनको दे दिया है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने उसी टास्क पे फोकस करेंगे। भाई कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं डायरेक्ट उसे कहूंगा ना भाई ठीक है आपका ये टास्क परफॉर्म क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है लोगों को सही जगह पे हमने इनपुट किया हुआ है, तो उससे क्या हमारा फायदा है कि जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये तो सारा चीज ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हम स्टाफिंग हमें हेल्प करता है किसमें, कॉम्पिटिटिव में। भाई ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दोनों सेम टाइप का प्रोडक्ट मार्केट पे लॉन्च कर रखा है, ठीक है, तो ठीक है, एक अगर हम सेल की बात करते हैं, एक जो है
वो काफी ज्यादा, उसकी सेल बहुत ज्यादा है मार्केट में, दूसरी की सेल क्या है, थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो जो सेल एक्स्ट्रा किसकी वजह से है, कहीं ना कहीं वहां पे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, चाहे उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो एक्टिव हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं कि भाई ठीक मुझे अपने सेल को क्या करना, कहीं ना कहीं इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपको कॉम्पिटिटिंग करने में आपकी हेल्प कर रहा है, हेल्प से कॉम्पिटिटिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट था जिसको बोलेंगे क्या, हेल्प से कॉम्पिटिटिंग। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या कि स्टाफिंग होता क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि डेफिनेशन पढ़ी, कि भाई डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज हमने पढ़ी, इट कंसिस्ट ऑफ, यहां पे मैंने क्या किया, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग को एक साथ में, क्योंकि ये की एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग के की एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने यहां पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग को एक साथ में शो किया हुआ है। ठीक है, कंपनसेशन की हम बात कर रहे हैं, यहां पे प्रमोशन की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, और ठीक है इसके साथ साथ हमने फिर क्या डिस्कस किया भाई, ठीक है इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की, भाई हर और किसी का ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका स्टाफ है। अगर स्टाफ आपका बेटर है तो डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता करेगा, वो ग्रोथ करेगा ही करेगा। अगर स्टाफ सही नहीं है तो इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की। ठीक है, अब स्टाफिंग प्रोसेस में ठीक है, जो पहला प्रोसेस है दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, भाई कितना लोग, कितने लोगों की जरूरत है किसी कार्य को करने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग की नीड है। मान ली कोई सीट वैकेंट हुई है तो उस वैकेंट सीट के लिए कितने लोग की जरूरत है, ठीक है, या कितनी वैकेंट सीट अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो भाई उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या होगा, स्टाफिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे यहाँ पे, स्टाफिंग स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस की हमने बात की, जिससे पहला प्रोसेस था एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो पहला प्रोसेस है आपका एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग क्या एस्टिमेट करेंगे, द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहला हो गया। दूसरा, ठीक है हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है मुझे इतने लोग की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट। भाई पहले तुम जाने पड़ेगा कितने लोग की हमें नीड है। अब नीड इस कंफर्म होगी भाई, ठीक है मुझे 10 लोगों की नीड है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टार्ट क्या है, पहला वर्क क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे 10 लोगों का। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट कर लिया। अब रिक्रूटमेंट करना, तो रिक्रूटमेंट पहला काम क्या, सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, हमने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया रिक्रूटमेंट के लिए, अब हमें क्या करना होगा, हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने थर्ड क्या किया, सिलेक्शन का काम कर लिया भाई। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया इनको। ठीक है, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद फोर्थ हम क्या, स्टार्टिंग प्रोसेस में जो चौथा काम होगा क्या करेंगे, अब अपना प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो डी में क्या हो जाएगा उसका, प्लेसमेंट की हमने बात करेंगे भाई। ठीक है, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन की हमने बात करी, प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन। ठीक है, सिलेक्शन कर लिया, सेलेक्ट हो गया बंदा। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन के बाद ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, तो आप सेलेक्ट तो हो गए लेकिन आपको वर्क करना क्या है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो लास्ट जो हमारा वो होगा क्या कहते हैं प्रोसेस, स्टार्टिंग प्रोसेस, उसमें आ जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये फाइनली आपके क्या हो गए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे कवर की, स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें आ रही है, पहली आप कह रहे एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की हमें नीड है। ठीक है, नीड हमारी क्लियर होगी भाई। ठीक है, मैं 10 या 20 जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड है किसी पर्टिकुलर वेकेंट पोजीशन के लिए, ठीक है, हमें कितने लोगों की जरूरत है वो यहाँ पर हमने डिसाइड भाई। ठीक है, मुझे 10 लोगों की जरूरत है, मुझे 20 की जरूरत है, 100 की जरूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेस पे पहले तो हम डिसाइड करना है कितने लोग हमें नीड है आगे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या करें, उसके बाद रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट करना है आपको, तो आप उसमें काफी चीजें हैं, रिक्रूटमेंट जब हम डिस्कस करेंगे डेप्थ में तो जाएंगे कि रिक्रूटमेंट होता क्या है।
ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन हो गया तो उसका प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। आप सेलेक्ट हो गए, आपको हमने प्लेस किया वहां पे, अब आपको जाके वहां वर्क परफॉर्म करना है कि वर्क करना क्या है, तो उसके लिए हमें क्या देना होगा, उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने यहाँ पे बात की भाई मेन कंपोनेंट क्या था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ये तीन चीजें जो थी वो मेन कंपोनेंट्स हैं आपके। अगर हमने बात की कि भाई ठीक है स्टाफिंग का मेन कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग क्या है, ऑफ स्टाफिंग। अगर मेन कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग की हम बात करेंगे तो पहला कंपोनेंट आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या होगा, सिलेक्शन। और तीसरा क्या होगा, ट्रेनिंग, TRE। ये तीन आपके क्या हैं, ये तीनों आपके मेन कंपोनेंट्स हैं, किसके, स्टाफिंग के, ठीक है। अब हम इन मेन कंपोनेंट से पहला कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट। होता क्या है और रिक्रूटमेंट करते कैसे हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, रिक्रूटमेंट, कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या है, ठीक है। रिक्रूटमेंट होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग सुटेबल स्किल्ड suitable skilled qualified candidates to apply for the job in your organization। भाई किसको हम यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, जो कैंडिडेट सुटेबल है, भाई क्वालिफाइड है, उसके वो स्किल उसके अंदर डेवलप्ड है, ठीक है, वेल क्वालिफाइड है, ठीक है। तो हम उसकी क्या क्या चीज देखेंगे, सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है, स्किल्ड है कि नहीं है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, इन सारी चीजों को वहां पे चेक करेंगे, तब उसको हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। तो क्या होता है रिक्रूटमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग, लिखेंगे इसका, इट इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग suitable skilled suitable skilled qualified candidate suitable skilled qualified candidate to apply for the job, to apply for the job, to apply for the job in the organization, in the organization, in the organization, organization, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे, भाई ठीक है, हमने रिक्रूट करना, ये तो हो गया रिक्रूटमेंट। अब कौन से डिफरेंट सोर्सेज आप हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो सोर्सेज भी आपके दो तरह के सोर्सेज है, पहला या तो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू करोगे या आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करोगे। तो सोर्सेज ऑफ टू टाइप्स के थे, टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट टू टाइप्स के हैं आपके। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, यहां पे कर देता हूं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, sources of recruitment, sources of recruitment, ठीक है। दो हो गए आपके, ठीक है। पहला सोर्स जो है जिसको हम क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे उसको, इंटरनल सोर्स, इंटरनल हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट और ये होगा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब इंटरनल की हम बात करेंगे तो इंटरनल में आपके कहां कहां पे हो सकते हैं, इंटरनल के अंदर पहला और दूसरा दो हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है आपका, भाई आपने ट्रांसफर कर दिया किसी इंप्लॉय का, या किसी इंप्लॉय को प्रमोट कर दिया, दो ही चीज होता है ना।
एक यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरनल में ट्रांसफर करोगे या क्या करोगे, प्रमोशन करोगे। ये दो हो गए आपके क्या, इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गए। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट में भी कई ऑप्शंस आपके अवेलेबल यहाँ पे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट में पहला क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट में जो पहला होगा वो होगा एडवर्टीजमेंट। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप एडवर्टीजमेंट निकाल दोगे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, पहला तो आपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिक्रूट किया, दूसरा क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किया। ठीक है, सी क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सी हो सकता है आपका किसी प्लेसमेंट एजेंसी को हमने कहते हैं ठीक मुझे इतने बंदे चाहिए, आप मुझे रिक्रूट करके दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सी में क्या हो जाएगा हमारा, कोई प्लेसमेंट एजेंसी हो जाएगी, प्लेसमेंट एजेंसी हो जाएगी। डी और क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी हमने कर दिया, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। ठीक है, हमने कहा भाई मुझे 100 लेबर्स चाहिए, तो कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा। ठीक है, जो उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी डायरेक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ई, ई क्या हो सकता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बाद आप चाहें तो कैंपस में जाके, ठीक है स्टूडेंट है पढ़ रहा है हमें कैंपस से ही लेगा, तो हमने कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिया। ठीक है, तो आप कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, एफ अगर आप चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं किसी प्रेजेंट एम्प्लॉय से, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। तो ये जितना अभी तक आपने देखा, ठीक है, कि भाई ठीक है, सोर्सेज ऑफ आपके जो रिक्रूटमेंट थे दो थे, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट हो रहा था, दूसरा था आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा था। जो इंटरनल हम कर रहे थे उसमें दो चीजें थी, या तो आप ट्रांसफर करोगे या प्रमोशन करोगे। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हमने बात की। ठीक है, तो डायरेक्ट या तो आप एडवर्टीजमेंट निकाल दिया आपने कि भाई ठीक है मुझे, मैंने एक एडवर्टीजमेंट दे दिया कि भाई ठीक है मुझे इतने लोगों की नीड है, इनकी क्वालिफिकेशन ये है, तो मैंने पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट दे, वो न्यूज़पेपर पे दे दूं, टेलीविजन पे दे दूं, किसी वेबसाइट पे दे दूं, डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की मैं बात की है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या था, किसी प्लेसमेंट एजेंसी को मैंने बोल दिया भाई ठीक है मुझे इतने बंदे चाहिए, आप मुझे रिक्रूट करके इतने बंदे मुझे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस है मैं किसको दे दूंगा, वहां पे प्लेसमेंट एजेंसी को प्रोवाइड कर दूंगा। फोर्थ आपका क्या हो सकता है कि ठीक है मुझे मान ली बिल्डिंग बनाना है, मुझे लेबर्स की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे एक एक को खोजने से बेटर है कि क्या होगा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ जिसके पास ढेर सारे लेबर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। मेरी रिस्पांसिबिलिटी है एक बार ठीक है मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पे करूंगा अपने हिसाब से, अपने प्रोविजन के अंदर स्टाफ को वो पे कर रहा है। ठीक है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये भी एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर नीड पड़ी तो हम कैंपस रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। भाई जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन में है, फाइनल ईयर पे, हम गए कैंपस में बात की, वहीं से डायरेक्ट हमने बच्चों को रिक्रूट कर लिया। ठीक है, वो ऑफर दे दिए जो भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट था जिसको मैं बात कर रिकमेंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट। भाई ठीक है मेरे यहाँ खुद ऑलरेडी पहले से कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, अब उनका कोई जानने वाला है बहुत अच्छा, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, तो रिकमेंड कर दी भाई ठीक है सर सो एंड सो है इस पोजीशन के लिए, मेरे पास एक कैंडिडेट है जो कि सुटेबल है उसके साथ, तो क्वालिफिकेशन बेटर है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर क्या कर सकते हैं, रिकमेंड, या उसको रेफरल भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो क्या, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपके जो मेन कंपोनेंट्स थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या होता है, तो व्हाट इज सिलेक्शन, दैट इट रिफर्स टू सेलेक्टिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू परफॉर्म द जॉब। भाई क्या करेंगे यहाँ पे, जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, उसको हम क्या करें, उसको हम चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ठीक है, तो लिख लेते हैं सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज सिलेक्शन, लिखेंगे सिलेक्शन।
it refers to selection. It refers to selecting most suitable. Selecting most suitable candidate to perform the job. दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। यहां पे हम क्या करेंगे, हम चूज करें भाई, ठीक है, सबसे सुटेबल कैंडिडेट कौन है जो कि इस जॉब को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब स्टेप्स की हम बात करेंगे भाई, यहां पे भी कुछ स्टेप्स है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो लिखेंगे स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, स्टेप्स में पहला स्टेप जो होता है, सबसे जो पहला काम होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, दैट इज स्क्रीनिंग। हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं भाई। ठीक है, एक वैकेंट पोजीशन है, ठीक है, उसके लिए मेरे पास क्या आया हुआ है, हमने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है। ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट के लिए कई लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया, तो हम देखेंगे ना कि ठीक है, इसमें से मोस्ट सुटेबल जो कि क्वालिफिकेशन जिसकी अच्छी, जिसका एक्सपीरियंस बेटर हो, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे स्क्रीनिंग था। ठीक है, स्क्रीनिंग हो गई। ठीक है, मेरे पास आए 100 फॉर्म्स, स्क्रीनिंग किया, जिन्होंने प्रॉपर्ली जो मैंने मांगा था एडवर्टाइजमेंट में, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उनका सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट सही है, एक्सपीरियंस सही है, सब कुछ सही है, उस बेस पे हमने क्या किया, स्क्रीनिंग की। और स्क्रीनिंग में हमको कितने लोग मिले, मान के चलिए कि 70% ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्ली सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं, तो 30 लोग क्या हो गए, वहीं पे आउट हो गए, क्योंकि बात के पास कुछ ना कुछ उनके डॉक्यूमेंट से कोई ना कोई कमी थी। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, स्क्रीनिंग करूंगा। ठीक है, दूसरा जो वर्क होगा, जब स्क्रीनिंग हो जाती है तो लोगों को मैं कॉल भाई, ठीक है, आप आइए और अपना टेस्ट दीजिए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन टेस्ट। तो हम दूसरे में क्या लेंगे, यहां पे हम लेंगे सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। हमने क्या किया, एक सिलेक्शन टेस्ट लिया। ठीक है, अब टेस्ट 70 लोगों ने परफॉर्म किया, टेस्ट दे दिया, पता चला कि टेस्ट में 30 लोग क्वालिफाई हुए, बाकी जो लोग थे वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए टेस्ट को। ठीक है, तो अब हम क्या, जो 30 लोग हैं उनको हम किस लिए बुलाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो थर्ड क्या होगा आपका, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, हमने थर्ड क्या किया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू किया। ठीक है, अब इंटरव्यू में पता चल गया भाई, ठीक है, 10 लोगों ने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे उनका रेफरेंस और उनके बैकग्राउंड को चेक करेंगे भाई। ठीक है, ये 10 लोग कहां से आएंगे, बैकग्राउंड कैसा है, कहीं तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, या इनका कोई रेफरेंस यहाँ पे है नहीं, कोई ऐसा इनका रेफरेंस हो भाई जिसके 20 मिनट में जब तक कोई गड़बड़ करके चले गए, तब मैं इनको कहां सर्च करूंगा। ठीक है, तो चेक करूंगा उनका रेफरेंसेस और बैकग्राउंड को। तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा, जहां पे मैं क्या करूंगा, चेक रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड। चेक करें उनके रेफरेंसेस और बैकग्राउंड को। अगर पता चला कि 5 लोग उसमें भी गड़बड़ है, 5 लोग सही है, तो मैं 5 को ही फिर कॉल करूंगा। ठीक है, अब वो मेरा क्या, वो मेरा एक सिलेक्शन डिसीजन होगा। ठीक है, तो मैंने भाई ठीक है, ये लोग क्या हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप होगा सिलेक्शन डिसीजन। अब डिसीजन क्या होगा, डिसीजन मतलब होता है चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव। जितने अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल थे, उसमें से जो बेस्ट था, ठीक है, जिनके रेफरेंसेस अच्छे हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, जिन्होंने इंटरव्यू होते हुए सब क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, सारे में जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट सुटेबल मुझे लगेगा, जिसको मैं चूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड बाय डिसीजन। तो डिसीजन मतलब चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, सेलेक्ट किया 5 लोगों को।
ठीक है। अब इनको हम क्या देखेंगे भाई, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई मेडिकली फिट है या नहीं है, पता चला कि मेडिकल अनफिट है, हमने इनको रख लिया, 2 दिन बाद फिर गड़बड़ कर दिया इन्होंने, कुछ इनके साथ कोई गलती होगी, तब तो भाई पता चला नेचर कंपनसेशन देते देते थक जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा, इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसके। ठीक है, एफ में हम क्या करेंगे, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, उनको जॉब ऑफर कर देंगे भाई, ठीक है, मेडिकली आप फिट है, हमने आपको क्या किया, जॉब ऑफर दे दिया। लेकिन जब जॉब ऑफर करेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, हमने इनको जो जॉब ऑफर किया है, ठीक है, अब हमारे उनके बीच में, ठीक है, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फाइनली हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, आप कितने दिन तक मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट करोगे, तो लास्ट इनको जो हम देंगे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब जाके उनको एम्प्लॉयमेंट हमने प्रोवाइड किया। तो ई एफ जी के बाद एच जो लास्ट पॉइंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये सिलेक्शन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, ये जो मैंने दिया ये कॉमन था, जो कि मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप अप्लाई करते हो तो सबका क्या है, अपने कहीं पे आपको इंटरव्यू मिलेगा, कहीं पे इंटरव्यू नहीं मिलेगा, कहीं पे प्री होगा, कहीं पे मेंस होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ओवरऑल करना क्या, स्क्रीनिंग करनी होती है भाई, आपके पास बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उसमें से जो आपको लगता है कि जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको मैं अपॉइंट करूं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि मुझे क्या हो, उससे बेनिफिट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है। हो गया रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रेनिंग की बात करेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में, थोड़ा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में, ट्रेनिंग क्या होती है, तो लिख लेते हैं व्हाट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होता है, इट रिफर्स टू इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज एंड बिहेवियर इन परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। क्या होगा ये, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू स्किल, उसमें इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल, स्किल इंप्रूवमेंट की हमने बात की, इंप्रूवमेंट किसमें होगा, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, बिहेवियर इन परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, इन परफॉर्मेंस ऑफ द नॉलेज एंड बिहेवियर इन परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इट रिफर्स टू द इंप्रूवमेंट, भाई कोई बंदा ठीक है आ या सेलेक्ट हो गया, अब उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे भाई। ठीक है, कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई, कि उसकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उसका एटीट्यूड, उसको कैसे बिहेव करना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसके नॉलेज को हम वो कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉलेज की भी इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ ही साथ उसके बिहेवियर में, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस में, ठीक है, जॉब में कैसे परफॉर्म कर, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या करेंगे, ट्रेन करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी पूरी चेंज हो जाए, उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ बिहेव करना ये भी उसको आ जाए, वो अपने काम को कैसे अच्छे से कर ले, तो हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे बात करके उसको ट्रेनिंग देंगे। जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर जब चेंजेस हो जाएंगे, तब हम बात करेंगे इसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जब कोई भी इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है तो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड, ओवरऑल जिसका ग्रोथ हो रहा है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की हमने बात की, तो डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा आपका, ओवरऑल ग्रोथ। डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट में क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ of an individual, of an
ठीक है बच्चों, तो आज आपने काफी चीजें सीखा स्टाफिंग में, ठीक है। नेक्स्ट स्टाफिंग का पार्ट बी लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें हम ट्रेनिंग को और डेप्थ में ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हम देखेंगे कि कैसे है क्या है, ठीक है। तो और डेप्थ में हम जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, जिसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जरूर देखिएगा इस वीडियो का, ठीक है। ये आपका टर्म 2 का सिलेबस था, बिजनेस स्टडी क्लास 12। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ठीक है, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो देते रहें और आप फुल उसका एंजॉय वीडियो